नमस्कार साथियों, सभी को हर रोज की तरह जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। सभी का दिन शुभ रहे। और जिस प्रकार से हमने जुलाई का करंट अफेयर स्टार्ट किया था, उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और जुलाई का सार देखा था। जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर का सार था, उसका अध्ययन किया था। आज हम उसी परिदृश्य को यानी घटना को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन सी घटनाएं हुई है। इन घटनाओं के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इनका जो विवरण है राष्ट्रीय स्तर पे वो देखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने पीछे भी कहा था, इनको थोड़ा सा डिटेल एक न्यूज़ के रूप में पढ़ते हैं फास्ट। पहला क्वेश्चन दिया है, हेडलाइटिंग बोल सकते हैं हम उसे, कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार। यशवंत सिन्हा बनेंगे विपक्ष के प्रत्याशी। अस्त्र MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए सिस्टम खरीद के लिए समझौता किया गया है। चंडीगढ़ में बनेगा वायुसेना का विरासत केंद्र। NESDA 2021 भारत में 2021 में नवीनीकरण ऊर्जा प्रतिष्ठानों में तीसरे स्थान पर रहा है। कोर्सेरा वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत 68वें स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में किया 27,000 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजना का शिलान्यास व उद्घाटन। प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना राष्ट्र को समर्पित। परिवर्तनकारी सुधार के तहत अग्निपथ योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल को दी गई मंजूरी। भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़ाकर 69.7% कर दी गई है। चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी। राष्ट्रीय वायु खेल नीति लॉन्च। IIM अहमदाबाद एक्स फॉर इंडिया ने कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किया शुरुआत। अब पढ़ते हैं एक एक न्यूज को डिटेल से। पहले लेते हैं इस न्यूज को। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ध्यान से देखिए कि राष्ट्रपति पद के लिए अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, आपको भली भांति पता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति भी पता है आपको कौन है, द्रौपदी मुर्मू भी है। लेकिन ये जुलाई का करंट अफेयर है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आप रेलवे डी ग्रुप या फिर वन रक्षक, वनपाल, आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें करंट अफेयर निश्चित पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार। यशवंत सिन्हा बने विपक्ष के प्रत्याशी। भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा निर्वाचन आयोग ने 9 जून 2022 को की है। अब देखिए, आपको पता चला कि एक तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग कराता है। और जो अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं वो हुए 16वें नंबर के। कौन से नंबर के हुए? 16वें नंबर के हुए हैं। कौन कौन है? एक तो द्रौपदी मुर्मू के बीच और यशवंत सिन्हा के बीच में हुए हैं। कौन कराता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। तो देखिए यहाँ पे और क्या देखा, राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन 15 जून 2022 को प्रारंभ हुए थे और अंतिम 29 जून थी। अब देखिए, सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राष्ट्रपति पद के लिए झारखंड की पूर्व राज्यपाल, ये पहले क्या थी, झारखंड की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, को प्रत्याशी घोषित किया गया। वहीं विपक्षी दलों में पूर्व विदेश मंत्री थे, पहले विदेश मंत्री थे, वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किया गया था। नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और देखिए कि जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन 24 जून 2022 को दाखिल किया। वहीं श्री यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन 27 जून को दाखिल किया।
64 वर्षीय मुर्मू के नामांकन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ललन सिंह, पशुपति पारस, रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव में रहे। ये देखिए, और देखते हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट इफेक्ट है उन पे चर्चा करते हैं। तो निर्वाचन अध्याय 16वें नंबर के, आइए हमने चर्चा कर ली। वर्तमान में राष्ट्रपति थे, अब नहीं है। वर्तमान में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे, जो कि 14वें नंबर के थे, और अब जो राष्ट्रपति है वो 15वें नंबर के कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो इनमें थोड़ा सा देखते हैं क्या बताया गया है। क्या है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार 25 जुलाई 2017 को ग्रहण किया था इन्होंने, और इस पद पर 5 वर्ष के लिए कार्यकाल अपना पूरा हो गया है। अब इनके देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में कुल कितने निर्वाचक हुए थे। तो उसमें से हम देखते हैं कि लोकसभा जो सदस्य थे वो 243, और 2 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं उन्होंने भाग नहीं लेंगे वो, और राज्यसभा में 233, 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो देश के कुल विधायक हो गए 4033। उसके बाद कुल वोट 4809। विधायकों के मतों का कुल मूल्य इस प्रकार से देख सकते हो, ये पूछे नहीं जाते हैं। अब देखते हैं नया नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रश्न है, अस्तर MKI बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए सिस्टम खरीद के लिए एक समझौता हुआ है। देश के रक्षा मंत्रालय ने 2971 करोड़ की लागत से अस्तर MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज AAM और संबंधित उपकरणों की आपूर्ति के लिए भारत डायनोमिक्स लिमिटेड के साथ 31 मई 2022 को एक अपने अनुबंध पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। और ये जो समझौता है वो भारतीय वायुसेना के लिए खरीद की नई है, जो जिसे हम इंडियन IDDM जो के तहत किया गया है। अब देखिए संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है इनके मिसाइल से संबंधित। अभी तक इसी श्रेणी की जो मिसाइल है वो स्वदेशी रूप से बनाने की तकनीक उपलब्ध नहीं है हमारे देश में। अस्त्र MKI, BBR, पेन का यूज ही कर लेते हैं साथ में, BBR और MAAM को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना कब होती है? 1958 में होती है। 1958 में होती है और स्वदेशी डिजाइन को विकसित किया गया है। तो ये कुछ एक छोटी छोटी बातें हैं। ये क्वेश्चन है महत्वपूर्ण आए। ये प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं जिसे। अब ये प्रश्न क्या है कि चंडीगढ़ में बनेगा वायुसेना का विरासत केंद्र। चंडीगढ़ में क्या बनेगा? वायुसेना का। आप कमेंट में बताना कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? विभिन्न, एक मिनट, विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और उसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए एक विरासत केंद्र चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। किसके लिए? ये क्या है? भारतीय जो वायुसेना है उसके कामकाज को संभालने के लिए एक बड़ा सा केंद्र बना दिया जाएगा। कहां पे? चंडीगढ़ में। कहां पे बना दिया जाएगा? चंडीगढ़ में बना दिया जाएगा। किस लिए? आपको बता दिया गया है, उसके कामकाज को संभालने के लिए। उससे जितने भी रिलेटिव कार्य है वो एक केंद्र में अपने चंडीगढ़ में स्थापित कर दिए जाएंगे और वहां पे उनकी सुरक्षा है, जितने भी कार्य हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 18, चंडीगढ़ में सेक्टर्स में बंटा हुआ है, वार्ड के हिसाब से जिस प्रकार से हम बूथ बोलते हैं उस प्रकार से बटा हुआ है चंडीगढ़, और बहुत ही शानदार शहर है चंडीगढ़। 18 यानी चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में स्थित गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग में बनाने वाले इस विरासत केंद्र को चंडीगढ़ प्रशासन और भारतीय वायुसेना के बीच एक
समझौता हुआ है। 3 जून 2022 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से हेरिटेज सेंटर में आकर्षक केंद्र के 8 केंद्र होंगे और इसमें से महत्वपूर्ण युद्ध में इस्तेमाल हुए विमान है, सिमुलेटर है, रॉकेट्स है, मिसाइल्स और अन्य होंगे। यहाँ के लोग भारतीय वायुसेना के इतिहास को पढ़ और देख पाएंगे। विरासत केंद्र में जल थल वायुसेना में निकली भर्ती और पात्रता की भी जानकारी दी जाएगी। ये बहुत ही सुंदर केंद्र बनेगा जहाँ पे आपको वायुसेना, थल सेना, जल सेना, यहाँ पे जितने भी आपको मिसाइल्स है और यानी यहाँ पे एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ गार्डन टाइप विरासत केंद्र बनाया जाएगा जिसमें से आपको शानदार देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा महसूस होगा। अब है कोरोसेरा वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत 68वें स्थान पे। अमेरिका में स्थित है कोरोसेरा और उसकी जो नवीनतम एक वैश्विक कौशल रिपोर्ट आती है, क्या आती है? वैश्विक कौशल रिपोर्ट आई है 2022 की, जिसमें से भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 68वां स्थान प्राप्त किया है। बस आप इतना ही याद रखना, एशिया में भारत का 19वां स्थान है। ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है अपने लायक। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पर्सन है, प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में किया 27,000 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजना का शिलान्यास, वह उद्घाटन। नरेंद्र मोदी के द्वारा बेंगलुरु में कितने रुपए लगाए गए हैं? 27,000 करोड़ से अधिक रेल सड़क बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास 20 जून को किया गया है। परियोजना के उद्घाटन और शिलान्यास से पहले प्रधानमंत्री के दिमाग में यह मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन और IISC बेंगलुरु में बागची पार्स सारथी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल की आधारशिला भी रखी गई है। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय के नए परिसर का भी उद्घाटन किया है। 150 ITI के जो टेक्नोलॉजिक हब है वो भी समर्पित किए गए। इस परियोजना के बारे में देखें तो ये बेंगलुरु में उपनगरीय रेल परियोजना है। यह प्रोजेक्ट बेंगलुरु शहर को एक उपनगरों और सैटेलाइट टाउनशिप से जोड़ेगा, जिसमें से आपको 15,700 करोड़ की अधिक लागत वाली योजना। 4 गलियारे होंगी, कुल लंबाई इसकी 148 किलोमीटर होगी। अब आते हैं सर विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन, तो इसके बारे में जानते हैं। ये क्या है? ये है बेयपनहल्ले में भारत के इस प्रथम वातानुकूल रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। लगभग 315 करोड़ इसमें कुल खर्चा हुआ है और आधुनिक हवाई अड्डे की तर्ज पे विकसित किया जाएगा। बेंगलुरु रिंग जो रोड परियोजना है, इस परियोजना के 2 खंड होंगे और 2 खंडों के आधार पे यहाँ पे आधारशिला रखी जाएगी। 2280 करोड़ रुपए की अधिक लागत है। पैसे नहीं पूछे जाते हैं, वैसे ये आधारशिलाएं पूछ ली जाती है कौन सी। इस परियोजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को, जो युवाएं हैं उनको क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। सरकार द्वारा इसे तीनों सेनाओं यानी जल थल और वायुसेना नीति में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा किया गया है। ये एक बहुत ही प्रमुख जो रक्षा नीति सुधार कहा गया है। और देखते हैं, इसमें एक कदम सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को बढ़ावा और जोश और जज्बा का एक नया संसाधन प्रदान करेगा, साथ ही अधिक तकनीकी जानकारी भी आपको देगा। अग्निपथ जो अभी योजना है, इसके बारे में थोड़ा सा क्या दिया गया है डिटेल से देखते हैं। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों और युवा प्रोफाइल को सक्षम बनाने के डिजाइन के लिए की गई है। इस योजना में युवाओं को अवसर प्रदान करेगी, जो समाज से युवा प्रतिभा है वो आकर्षित करके वर्दी धारण करके अपनी इच्छा अनुसार हो सकते हैं। ये योजना है, इन योजना के कार्यान्वयन से पहले भारतीय सशस्त्र बलों को जो औसत आयु है वो लगभग 4 से 5 वर्ष की जाएगी। ये आपको बताया गया अनुमानित, पीछे आपको अभी वर्तमान में आपको पता है इसकी औसत आयु कितनी कर दी गई है? 4 वर्ष कर दी गई है, निर्धारित कर दी गई है। अभी हम और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सशस्त्र बलों में नियमित समर के रूप में नामांकन में चुने गए व्यक्तियों को न्यूनतम 15 वर्षों तक अतिरिक्त सेवा अवधि के लिए सेवा करने की आवश्यकता होगी। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर को 4 वर्ष की अवधि के लिए संबंधित सेवा यानी आपको 4 साल काम करना होगा और उसके बाद
एक रैंक बनाएंगे जिस किसी में मौजूदा रैंक से अलग होगी। 4 वर्षीय कार्य अवधि के दौरान सहित उद्देश्य मापदंडों के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा। प्रत्येक विशिष्ट 25% तक सशस्त्र बलों के नियमित कैडर पे नामांकित किया जाएगा। ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पे होगा और आयु इसकी 17.5 से 21 वर्ष कर दी गई है। वेतन है वो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वेतन की चर्चा करें तो अग्निवीरों को उनकी कार्य अवधि के दौरान प्रथम वर्ष 30,000 और द्वितीय वर्ष 33,000, तृतीय वर्ष 36,500 तथा चतुर्थ वर्ष है वो 40,000 मासिक प्रदान किए जाएंगे। ये मंथली है, पहले महीने में 30,000 रुपये दिए जाएंगे, फिर 33,000, फिर 36,000, फिर 40,000। ये इस प्रकार से वर्ष के हैं। एक वर्ष आपको इतना, मैंने मंथली बोल दिया था। तो इसमें जो पहले वर्ष आपको 30,000 रुपये, दूसरे वर्ष आपको 33,000, तीसरे वर्ष 36,500 और चौथे लास्ट वर्ष होगा उसमें 40,000, ये हो जाएंगे। और 4 वर्ष करने के बाहर निकलने पर उन्हें 11.71 लाख यानी पैकेज दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति को आयकर में छूट दी जाएगी। अग्निवीरों को ग्रेजुएटी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई अधिकार नहीं होगा। 48 लाख बीमा कवर किया जाएगा इनका। योजना के सुधार किए जा रहे हैं इस योजना में, ये बातें हैं। अब हम और देखते हैं। प्रश्न है कि चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSAI के चौथे राज्य के खाद्य सुरक्षा सूचकांक वो जारी कर दिए गए हैं जून मंथ में। और इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। बड़े राज्य तमिलनाडु गुजरात है, छोटे राज्य गोवा मणिपुर है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रथम, दिल्ली को द्वितीय, चंडीगढ़ को तृतीय। यहाँ पे देखिए यह है भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन के बारे में चर्चा करते हैं। भारत गौरव ट्रेन भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली पहली भारत गौरव ट्रेन को दिल्ली के सफरगंज रेलवे स्टेशन से 21 जून 2022 को हरी झंडी दिखाई गई है। रामायण सर्किट पर चलने वाली ट्रेन की 18 दिन की पहली यात्रा में अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, हम्पी, रामेश्वर और भद्राचलम जैसे अन्य लोकप्रिय स्थलों के अलावा पहली बार जनकपुर यानी नेपाल का धार्मिक स्थल में भी शामिल है। विशेष है भारत गौरव ट्रेन भारत की समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को अपने लोगों को दिखाने का एक प्रयास किया गया है। उस ट्रेन का नाम आपको याद रखना है, भारत गौरव ट्रेन। अब है मानव महासागर मिशन। क्या है मानव महासागर मिशन? इसमें आपको क्या रखना है याद कि देश के पहले मानव महासागर मिशन के तहत मानवयुक्त पनडुब्बी के 500 मीटर वाले उतले जल संस्करण का समुद्री परीक्षण वर्ष 2023 में किया संभावना है। और इस मिशन के तहत ही गहरे पानी वाले मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 वर्ष 2024 को दूसरी तिमाही का परीक्षण करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें उल्लेखनीय है कि डीप ओशंस मिशन DOM को जून 2021 में मंजूरी दी गई है। कालका माता मंदिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहल जिले में पावागढ़ पहाड़ी के ऊपर पुनर्विकसित कालका माता मंदिर का उद्घाटन किया है 18 जून 2022 को। इस मंदिर पर शिखर ध्वज 500 वर्ष बाद फहराया गया। ये बात अच्छी बात है अभी। ये देखिए इस मंदिर पे जो ध्वज है
वो 500 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 500 वर्ष बाद। इस मंदिर का पुनर्वास 2 चरणों में हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये आपको पता है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, तो जो मोस्टली बात है उसी पे चर्चा करेंगे। जल सहयोग हेतु हरियाणा और इजरायल के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं। ये आपको बस इतना ही अध्ययन करना है। जो न्यूज़ रह गई है उस पर देखते हैं थोड़ा सा। प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारतवर्ष 2021 में नवीनीकरण ऊर्जा प्रतिष्ठानों में तीसरे स्थान पे। कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे। 21वीं सदी के लिए नवीनीकरण ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा नवीनीकरण 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 15 जून 2022 को आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता वृद्धि टोटल है वो भारत में 15.4 गीगावाट के साथ 2021 में विश्व स्तर पे तीसरे स्थान पे है। अपना कौन सा स्थान है? तीसरे स्थान पे है। और कितनी है टोटल? 15.4 गीगावाट है। ठीक है। और उसमें देखें तो हम कुल संस्थापन में भारत जर्मनी को पछाड़ते हुए कुल प्रतिष्ठानों में 60.4 गीगावाट की क्षमता पे चौथे स्थान पे आ गया है। ठीक है। पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 40.1 गीगावाट के मामले में भारत, चीन व अमेरिका के बाद विश्व स्तर पे तीसरे स्थान पे है। शीर्ष स्थान प्राप्त किन किन ने, कौन कौन से देशों ने किया है, इस पे भी चर्चा करते हैं। तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है 2021 में कुल जो नवीनीकरण योजना है या क्षमता है या ऊर्जा है या एनर्जी है, उसमें चीन ने किया है, जिसकी 136 गीगावाट के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पूछ लिया जाएगा यह क्वेश्चन कि नवीनीकरण ऊर्जा में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, तो चीन ने किया है। जबकि अमेरिका कौन से स्थान पे रहा है? दूसरे स्थान पे। और अपना भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत रहा है तीसरे स्थान पे। भारत कौन से स्थान पे रहा? तीसरे स्थान पे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रगति मैदान एकीकृत, ये यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा भाई आपको कि प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना है वो किसने लॉन्च की है? पहले तो आपको पता होना चाहिए नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है। एक मुख्य सुरंग है वो 5 अंडरपास 19 जून 2022 को राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। एकीकृत जो ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना है, इस प्रगति मैदान पुनर्विकास परियोजना का एक अभिन्न अंग है। मुख्य सुरंग प्रगति मैदान से गुजरने वाले पुराना किला मार्ग के मध्य से रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है। ये इसमें से सुरंग है ये। तो परिवर्तन सुधार तहत अग्निपथ योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दे दी गई है कि वो 4 साल पे होगी, इतना ही है। इसमें से वो उसका आपको बताया था, जीवन जो आपका भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़कर वो 79.7% हुई है। कार्य महापंजीयक जनगणना आयुक्त ऑफिस ऑफ रजिस्टर्ड जनरल एंड कैंसस कमिश्नर के नमूने पंजीकरण प्रणाली सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS क्या होगा? सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम आपको देखना है। तो ये जीवन इसमें से हो जाएगा, कुछ खास नहीं है ये। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा देखते हैं। IIM अहमदाबाद एस फॉर्मर्स इंडिया ने कृषि भूमि मूल्य सूचकांक शुरू किया। भारतीय प्रबंध संस्थान है अहमदाबाद में IIM, जो जिसने 2 जून 2022 को देश का पहला क्या किया है? ये देश का पहला इसलिए आपको याद रखना है, कृषि भूमि मूल्य है सूचकांक जो ISALPI लॉन्च किया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहाँ पे किया है ये?
अहमदाबाद में। कहाँ पे किया गया अभी इसको लॉन्च? अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है। अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है। क्या है? देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक। क्या है? देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक है ये। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। मुंबई समाचार, देखते हैं मुंबई समाचार के बारे में। क्या है मुंबई समाचार? तो जो मुंबई समाचार है, गुजराती भाषा के समाचार पत्र मुंबई समाचार पत्र, जो समाचार पत्र है उसका द्विशताब्दी महोत्सव 14 जून 2022 को मुंबई में आयोजित किया गया। तो ये आपको बस इतना ही याद रखना है। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है और इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। 200 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रहे मुंबई समाचार का जो साप्ताहिक प्रकाशन है वो फरदुंजी मैर जबनजी द्वारा 1 जुलाई 1822 को शुरू किया गया था और 1832 में इस समाचार पत्र को दैनिक बना दिया गया। अब संत तुकाराम प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी द्वारा जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला देवी का उद्घाटन देहू पुणे में किया गया है। तो इस संत तुकाराम और उनके मंदिर के बारे में कुछ बातें दी गई है, तो इनके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। संत तुकाराम वारकरी संत और कवि थे। उन्हें भंग भक्ति कविता और कीर्तनों के नाम से चर्चित आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से सामुदायिक केंद्रित पूजा के लिए जाना जाता है। वह देहू में निवास किया करते थे। देहू कहाँ पे पड़ता है? पुणे में। पुणे कहाँ पे है? पुणे, या बता दे, पुणे लिख दिया क्या? देहू पड़ता है पुणे में, मुंबई, महाराष्ट्र। तो ये वहां पे रहते थे और उनके निधन के बाद वहां पे एक शिला मंदिर का निर्माण कराया गया, लेकिन औपचारिक रूप से इस मंदिर के रूप में निर्मित नहीं है। 36 चोटियों के साथ एक पत्थर की चिनाई के माध्यम से किया गया है। संत तुकाराम की मूर्ति भी लगी हुई है वहां पे। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी सेतु, बिहार की जीवन रेखा कहा जाने वाला महात्मा गांधी सेतु उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ता है। इस सेतु की अधिरचना, प्रतिस्थापना का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा की गई है। केंद्रीय, ये आपको याद रखना है, ये इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भाई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग नीति जो मंत्री है वो कौन है? नितिन गडकरी। इस परियोजना के तहत महात्मा गांधी सेतु पार करने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय घटकर 5 से 10 मिनट तक रह जाएगा। केंद्रीय मंत्री जो है वो नितिन गडकरी द्वारा पटना और हाजीपुर में कुल 13,585 करोड़ लागत की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो ये यहाँ से अपना जो आज का करंट अफेयर है वो होता है समाप्त। इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का दिल मंगलमय रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।